Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 8 chapter number 13, and the name of the chapter 13 is direct and inverse proportion. I already started the chapter and explained all the basic concept from the starting and already explained and solved each and every question of the exercise 13.1. If you still not watched that video, please go to my playlist and select the class 8 chapter 13 part 1 and part 2. Please do watch that part also. Now I am going to take the next exercise 13.2, which is based on the inverse proportion. This exercise is very important as well as very easy, but the condition is you have to understand the basic concept about the inverse proportional. So I already explained what is the inverse proportion, but now I am going to take the question and how to apply to solve the inverse proportional question. So this question is very important. So I hope you enjoy the video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and please watch the video from starting to the end. Now don't waste our time. Let's come on our first question. Question number 1, 13.2. I already explained in part 1. हमने क्वेश्चन नंबर 1 13.2 एक्सरसाइज का क्या था, आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है या इनवर्स प्रोपोर्शन की है। वो मैंने पार्ट 1 में ही एक्सप्लेन कर दिया था, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज गो टू माई चैनल एंड डू वॉच दैट पार्ट फर्स्ट। So now I am going to start the question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए। इस क्वेश्चन इज वेरी इजी और आपको सोल्व कैसे करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ट्रिक आपको पता थी, कैसे सोल्व करते थे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट जब इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है उसको कैसे सोल्व करते हैं उसकी ट्रिक मैं भी बताता हूँ। पहले आपको स्टेटमेंट ये पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है या नहीं। यदि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है और कौन सा क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, क्वेश्चन को गलत करोगे। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है इन ए टेलीविजन गेम शो, एक गेम शो है, प्राइज मनी ऑफ 1 लाख। एक गेम शो है जिसमें एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है 1 लाख रुपीज का, जहाँ पे इस टू बी डिवाइडेड इनटू अमंग द विनर्स। तो जो 1 लाख रुपीज का प्राइस है, ये टोटल प्राइस है, ये डिवाइड होता है इनटू नंबर ऑफ विनर्स में। तो आपको पता है यदि पार्टिसिपेंट्स में ओनली 1 विनर होगा तो 1000 को एक ही विनर में डिवाइड किया जाएगा, तो इसको 1 विनर को कितना प्राइस मिलेगा, 1 लाख रुपीज। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यदि प्राइस जो कॉम्पिटिशन है इसमें 2 विनर आ जाए, 2 विनर्स, तो नेचुरली जो 1 लाख रुपीज है वो डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 पार्ट्स, 50,000 एंड 50,000। तो अब यहाँ देखिए, ध्यान से समझना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। आप नंबर ऑफ विनर्स को इंक्रीज करिए। पहले 1 विनर था तो प्राइस कितनी मिली उसको, 1 लाख रुपीज। अब 2 विनर्स हुए, प्राइस कितना मिला दोनों को, 50,000। इसका मतलब प्राइस कम हो गया। अब 4 विनर्स कर लीजिए तो 1 लाख को कितने में डिवाइड होगा, 4 विनर्स में, इट मींस 25,000 ईच। तो आपको पता चल रहा है कि जब नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस पर विनर क्या हो रहा है, डिक्रीज। पहले विनर को 1 लाख रुपीज मिलते थे, अब विनर को कितने मिल रहे हैं, 25। जबकि आपने विनर को क्या कर दिया, इंक्रीज। पहले 1 विनर था, अब विनर्स कितने हैं, 4। तो नेचुरली आपको ये समझ आ गया कि विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन प्राइस की जो अमाउंट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्वेश्चन किसका हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो स्टेटमेंट पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना समझ आ गया। अब सोल्व करना काफी इजी है। उसने एक टेबल बना के दिया और कहा है कि इस टेबल को कंप्लीट करिए। यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ विनर्स और यहाँ पे गिवन है प्राइस। यदि नंबर ऑफ विनर्स 1 है तो नेचुरली आपको पता था प्राइस कितना था, 1 लाख। यदि नंबर ऑफ विनर्स 2 है तो प्राइस कितना था, 50,000। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। जैसे ही तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन हमें क्या सीखनी है, टेक्निक सीखनी है कि वो टेक्निक हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो सके, तब वो टेक्निक अब हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे आपको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, यहाँ पे आपको उसी की टाइप से यूज करना है जैसे आपको ये वैल्यूज निकालनी है। तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, लेट नाम दे देता हूँ मैं इसको,
x1, इसको नाम दे देता हूँ x2, x3, x4, x5। मतलब आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जिस वैल्यूज को फाइंड आउट करना है उस वैल्यूज को यूज करना है, और एक वैल्यूज जो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसमें से या तो आप ये यूज कर सकते हो या आप ये भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं सपोज फर्स्ट ये यूज कर लेता हूँ। अब देखिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जिस वैल्यू को डिटरमाइन करना है एक टेबल तो वो यूज करनी है, और एक जो कम्प्लीटली फिल्ड हो उसको यूज करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। जहाँ पे समझिए कैसे करना है, जो जैसे हम किसको यूज करें, इसको और इसको यूज कर रहे हैं, तो सेम जो टेबल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब सेम साइड 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 लेग से। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी, वहां सेम मल्टीप्लाई होगा। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 लेग से, और 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4x से। समझ आ गया कि टेबल की टेबल वाली ही मल्टीप्लाई होगी, और बीच में साइन क्या आ जाएगा, इक्वल। अब आपको x1 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 को यहीं पे रखो, 4 को डिवाइड में ले जाओ, 1 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख ही आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो 4 से, 4 की टेबल पे इसको कट करोगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। इसका मतलब आपको वैल्यूज मिल जाएगी 25,000। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, 25,000। जहां तक समझ आया, ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हो टेबल को। एक एग्जाम और आगे सोल्व करते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट, अब आपको x2 निकालना है, तो x2 को यूज करना है, इन दोनों को यूज कर लो। मल्टीप्लाई तो सेम टेबल की, 1 इंटू 1 लाख, 1 लाख हो गया। डायरेक्ट कर सकता हूं मैं, 5 इंटू x2, 5 मल्टीप्लाई x2 हो गया। x2 की वैल्यू निकालनी है, तो x2 को यहीं पे रखो, 5 को डिवाइड में ले जाओ, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 20,000। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20,000। समझ आया आपको? ऐसे और यूज करते हैं। अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ थर्ड x3 वाले को, 1 इंटू 1 लाख, 1 लाख हो गया, और 8 इंटू x2, x3, 8x3, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख डिवाइडेड बाई 8, 8 पे कट करोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा, इसका मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी 12,500। ऐसे आप औरों को भी कंप्लीट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दूं। आप इसको डिवाइड करेंगे तो सोल्व करेंगे तो 10 से, तो 1 लाख का प्राइस है, 10 में डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 10,000, और 20 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5,000। तो ये लास्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। याद रखिएगा कि सेम मल्टीप्लाई, और बीच में इक्वल, और सेम मल्टीप्लाई, ये रूल याद रखना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो इस बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है रहमान इज मेकिंग अ व्हील। एक रहमान एक पर्सन है जो व्हील बनाना चाहता है। व्हील समझते हो, जो आपका टायर का व्हील होता है। यूजिंग स्पोक्स, स्पोक्स का मतलब डंडे कह सकते हो, जिसकी हेल्प से आप बना सकते हो व्हील। Such that the angle between any pair of consecutive spokes are equal। जो एंगल होना चाहिए हर एक दो कंजुकेटिव स्पोक्स के बीच में क्या एंगल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपको ये नंबर ऑफ स्पोक्स देता है और एंगल बिटवीन देम देता है। ये टेबल बनाई गई है। कहता है इस टेबल को कंप्लीट करो, और इसमें 3 पार्ट में आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है चेक इनवर्स प्रोपोर्शन, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये चेक करना है। जैसे आपको सेकंड 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था, वहां कार पार्किंग के चार्ज और टाइम दिया गया था। वहां पे आपसे कहता था कि फाइंड आउट करो कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है।
और आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, उनका रेशियो शुड भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और जब इनवर्स प्रोपोर्शन है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उनकी वैल्यू सेम आएगी, तो आप क्या होगे, इसे क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। 4 × 90, 4 × 90 डिग्री कितने आएगा आपका, 360 डिग्री। सेकंड को सोल्व करिए, 6 × 60 डिग्री, ये भी कितना आया आपका, 360 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो, आंसर इज यस। ये क्या है, आपके इनवर्स प्रोपोर्शंस में है। तो ये एक वे होता है कि आप इसे चेक कर सकते हो कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल आपको वैसे भी समझाता हूँ कि कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। आप देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे 360 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री है क्या चीज, एंगल कंप्लीटेड बाय वन सर्कल। एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, देखिए यहां से देखिए, ये एक सर्कल है। अब आप सर्कल में बताइए कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ 360 डिग्री का एंगल, यहाँ पे स्पोक्स आपको इंसर्ट करने हैं। स्पोक्स का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे व्हील के नीचे डंडे लगाए जाते हैं उसको स्पोक्स कहते हैं। अब यहाँ पे इसने कितने स्पोक्स लगाए, 4 स्पोक्स। अब 4 स्पोक्स का मतलब देखिए, ये इसका सेंटर है, ये एक स्पोक्स हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्पोक्स हो गए। तो आपको पता है टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 360 को 4 में डिवाइड करोगे, 360 डिवाइड बाय 4 कितना डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री ही है। तो ये क्या होता है, दो कंटिन्यूसली, एक स्पोक सी एक स्पोक से, दो कंटिन्यूसली या कॉन्जुगेटिव स्पोक्स के बीच में एंगल बनेगा, और वो एंगल शुड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसने ये कहा था कि ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स, स्पोक्स भी इक्वल होने चाहिए, और सच दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स आर इक्वल। तो सभी में देखिए 90 90 90 90 सभी के बीच में इक्वल डिग्री का एंगल है। तो ये क्वेश्चन है। अब आपको पता चल गया यहाँ पे, अभी यदि मैं 2 स्पोक्स लगाता तो अब देखिए ध्यान से, ये सर्कल है, ये सेंटर है, मैं 2 स्पोक्स लगाता हूं, एक स्पोक्स ये हो गया और एक स्पोक्स ये हो गया, 2 स्पोक्स हो गए। अब 2 स्पोक्स के बीच में एंगल देखिए कितने डिग्री का बन जाएगी, 180 डिग्री। ऐसे यहां से भी देख सकते हो, ये कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या देखा आपने कि 2 स्पोक्स थे तो कितने डिग्री का एंगल बना, 360 डिवाइड बाई 2 180। 4 स्पोक्स हुए, 360 डिवाइड बाई 4 90 डिग्री। तो यही कॉन्सेप्ट आपको पता लगाना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। आपको यहां से दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स 2 है, और एंगल कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, 4, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ देखिए, आपने स्पोक्स को इंक्रीज करा, 2 से 4 कर दिया, इंक्रीज करा, तो एंगल इंक्रीज नहीं हुआ, एंगल डिक्रीज हो गया। एंगल पहले कितने डिग्री का था, 180 डिग्री का, अब एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। समझा है कि आप जब स्पोक्स को इंक्रीज करते हो तो एंगल डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। इसका मतलब एक चीज आपने इंक्रीज करी और दूसरी चीज डिक्रीज हो गई। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का। समझ आया आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट दिस। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो आप लिख सकते हो यस, इस स्टेप से सॉल्व करोगे, और एक डायग्राम, 2 डायग्राम बना के दिखा सकते हो। यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ स्पोक्स इज 2, एंगल इज 180 डिग्री, और यहाँ लिखना नंबर ऑफ स्पोक्स इज 4, एंगल इज 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 फिगर्स
वी क्लियरली विजिबल, हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स इज इंक्रीज बट एंगल इज डिक्रीज। यहां लिख दोगे, मैं यहां लिख भी देता हूं, आप यहां लाइन लिख भी देना वहां पे कि numbers of spokes increases but angle between the spokes is decreased, between the spokes is decreases। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अभी इसके दो पार्ट और भी है, वो आपको अटेंड करने हैं। नाउ लुक एट द बोर्ड। मैंने सेकंड पार्ट पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 का और थर्ड पार्ट पे लिखा। तो सबसे पहले हम सेकंड थर्ड पार्ट करने से पहले टेबल को कंप्लीट करेंगे। आपको पता चल गया ये क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको पता है सेम साइड वाले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यूज निकालने, इसको लिख देता हूँ मैं, ये x, ये y और ये z, x y z हो गया। अब सोल्व करिए। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो सोल्व। 4 इंटू 90 कितना हो गया, 360। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाई 8। अब आपको दिखाई दे रहा है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 पे कट करोगे तो कितना आ गया 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। ऐसे सेकंड को सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लो। 4 इंटू 90 डायरेक्ट कर दूं मैं इसको। 4 इंटू 90 कितना हो गया 360 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू वाई 10y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 360 डिवाइडेड बाई 10। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 10, सॉरी 10 नहीं 36। y की वैल्यू भी आ गई। अब इसको थर्ड को यूज करना है, इनको यूज कर लो। 4 इंटू 90 360 डिग्री इज इक्वल टू 12 इंटू जेड 12z। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 360 डिवाइड बाई 12, 12 3 जा 36। इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई 30। सभी एंगल डिग्री में है तो ऊपर डिग्री जरूर लगा दीजिए। हो गया आंसर क्लियर। अब देखिए, अब सेकंड पार्ट का आंसर करेंगे। पहले तो टेबल थी, टेबल हमने कंप्लीट कर ली। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी। अब कैलकुलेट द एंगल। अब आपको एंगल निकालना है बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। अब आपको नंबर ऑफ स्पोक्स कितने दे दिए 15। अब देखो नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ पे, इसका मतलब इसी टेबल को थोड़ा और आगे कंप्लीट करना है हमें। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं 15। ये कहता है कि नंबर ऑफ स्पोक्स यदि 15 हो तो एंगल बिटवीन क्या होगा। तो क्वेश्चन वही इजी है। तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ अब आपका 15 स्पोक्स है, क्वेश्चन तो वही है, सोल्व करने का तरीका भी वही रहेगा। इसको सोल्व करना है, इन दो को सोल्व कर ले। क्या आ जाएगा 4 इंटू 90 360। और ये टेबल में निकालना है तो इसको क्या लेट कर लेता हूं मैं, सपोज कर ये x है ये y है, इसको मैं w लेट कर लूं। तो 15 इंटू w, तो w की वैल्यू कितनी आ गई 360 डिवाइड बाई 15। 15 की टेबल पे कट कर दो, 15 2 जा 30। तो w की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरफ पजल करने के लिए आपको सेकंड पार्ट दिया। ऐसे ही थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट को रीड करिए। हाउ मैनी स्पोक्स, इसका मतलब अब आपको स्पोक्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी मुझे ये करना पड़ेगा। तो अगेन मेक अ नोट। नाउ अब हाउ मैनी स्पोक्स, इसका मतलब स्पोक्स निकालने हैं। इसको क्वेश्चन में क्या हो गया, उल्टा हो गया। स्पोक्स निकालने हैं तो इसको लेट कर लो। इसको क्या लेट कर लेता हूं मैं, लेट कर लेता हूं सपोज करा ए लेट कर लेता हूं, ठीक है। अब आपको ये चीज निकालनी है, सॉरी ए तो आपको फाइंड आउट करना है। और एंगल इज कितना दे दिया 40 डिग्री। तो एंगल आपको कितने दे दिया 40 डिग्री। कॉन्सेप्ट वही है,
दोनों को यूज करा जाए। 4 इंटू 90 तो 360 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू a इंटू 40, तो a की वैल्यू निकालनी है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 40, 4 9 से कितना होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स कितने चाहिए आपको 9, ये नंबर ऑफ स्पोक्स है। हो गया समझी? तो इसका मतलब क्या था, क्वेश्चन वही था, बस टेबल में 2 वैल्यू एंट्री और हो जाती तो हम उससे भी निकाल लेते। समझ आया आपको? सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट, एक स्वीट का बॉक्स है, इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, और उसको 24 चिल्ड्रंस में डिवाइड करना है, दे विल गेट 5 स्वीट ईच। अब देखिए क्वेश्चन समझ आया आपको कि एक मिठाई का डब्बा है और उसमें स्वीट्स रखी हुई है, और उसको स्वीट्स को हमें डिवाइड करना है किसमें 24 चिल्ड्रंस में। तो जब डिवाइड करते हैं तो हर एक चिल्ड्रन को 5 स्वीट्स मिलती है। यहाँ मान लेते हैं स्वीट्स का मतलब लड्डू की बात कर रहे हैं, एक बॉक्स में लड्डू है, जब हम 24 चिल्ड्रन को वो लड्डू देते हैं तो हर एक चिल्ड्रन को 5 लड्डू मिलते हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब ये बताइए मुझे कि ये क्वेश्चन क्या, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का? आपको पता है, पता लगाने के लिए आपको एक को इंक्रीज करना है और दूसरे को चेक करना है। अब देखिए यहाँ 24 चिल्ड्रन थे, यदि मैं 24 चिल्ड्रन और सपोज करते हैं, छोटा सा और एग्जांपल समझिए कि 24 चिल्ड्रन है, उसको 5 स्वीट्स मिलती है। अब मैं चिल्ड्रंस को बढ़ा देता हूँ, मैं भी आपके घर आ जाता हूँ, आपके फ्रेंड्स भी आपके घर आ जाते हैं, और भी आपके घर आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मान लो डबल हो गए। जब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डबल हो गए तो आपको इंडिविजुअल को जो स्वीट्स है, लड्डू है, वो कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे? ऑब्वियसली कम मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में पापा एक मिठाई का डब्बा लेके आए, उसमें 10 लड्डू थे, और आपके घर में 5 मेंबर थे, तो सभी ने 2-2 लड्डू खा लिए, तो सभी को 2-2 लड्डू मिले। अब क्या हुआ कि आपके पापा एक डिब्बा लेके आए मिठाई का, अब 5 मेंबर आप हो, और 5 मेंबर और भी आ गए, मैं भी आ गया, आपके स्कूल के टीचर और भी आ गए, 5 टीचर आ गए आपके घर पे। अब मेंबर्स कितने हो गए 10, डब्बा तो वही है 10 लड्डू, तो अब हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे? 1 लड्डू मिलेगा। तो आपने क्या देखा, पहले 5 मेंबर थे तो 2 लड्डू मिलते थे, अब मेंबर्स इंक्रीज हो गए, 5 से 10 हो गए, तो लड्डू 2 से क्या हो गए 1 हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, मेंबर इंक्रीज हुए और स्वीट्स कम हुई, तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। समझ आ गया आपको? अब इनवर्स प्रोपोर्शन का पता चलते ही, अब तो क्वेश्चन है ही नहीं, टेबल बनानी है जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करते थे, सेम वही कर लिए। तो 2 चीज यहाँ पे क्या है, एक तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, और एक स्वीट्स ऑब्टेन्ड या गेट बाय 1 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेबल बनानी है आपको, तो टेबल में क्या हम लिखेंगे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और दूसरी क्या आएगी, स्वीट्स ऑब्टेन्ड बाय 1 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट मिल रही है। पहले कितने चिल्ड्रन थे 24, स्वीट्स कितनी मिलती थी उसको 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी वुड ईच गेट, मतलब हर एक को कितने मिलेंगे, इसका मतलब ये चीज आपको निकालनी है, हर एक को कितनी मिलेगी। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, यदि आपके 4 चिल्ड्रन कम हो जाए, 24 थे, 24 में से 4 कम हो गए, रिड्यूस मतलब कम हो गए, तो कितने रह गए 20। अब आपको क्वेश्चन पता है इनवर्स प्रोपोर्शन का, सोल्व करने का तरीका पता है, क्या करते हैं, सेम साइड की मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 24 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5 से, और 20 की मल्टीप्लाई किससे होगी x से। सिंपल सा तरीका है। तो 25 5 से कितना हो गया आपका 120 इज इक्वल टू 20x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिवाइड बाय 20, कितना आ गया 6। इसका मतलब 6 स्वीट्स होता है ना,
कि घर में आपको दिख रहा है 2 लड्डू मिल रहे हैं, आप सोचते हो 2 मेंबर और चले जाए, 3 मेंबर और चले जाए, मुझे ज्यादा मिल जाएंगे। यस, 4 मेंबर कम हुए तो हर एक को क्या है, एक एक स्वीट बढ़ गई। पहले 5 स्वीट मिलती थी, अब कितनी स्वीट मिल गई, 6 स्वीट्स। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। इफ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स, मतलब एक किसान है, उसके पास 20 एनिमल्स है और उसके पास उसको फीड, भोजन देने के लिए फूड जो कितना है, 6 डेज के लिए है। मतलब एक किसान है, उसके पास 25 एनिमल्स है और उसके पास अनाज कितने डेज का है, 6 डेज का है, कि 6 डेज तक वो उसको फूड प्रोवाइड कर सकता है। अब क्वेश्चन कहता है कि 2 चीज आ गई, पहले तो सोल्व कर लिया, पहले टेबल बनानी होती है। यहाँ पे क्या आ गया, एक तो नंबर ऑफ एनिमल्स आ गई, एक फूड कि फूड कितने डेज का है वो आ गया। तो यहाँ पे मैं टेबल बना दूं, क्या लिखूंगा यहाँ पे टेबल में, नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज कि वो कितने दिन चल सकता है उनके लिए। नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, 20 नंबर ऑफ एनिमल्स है और 6 डेज चलते हैं। अब सिंपल सी बात है, देखिए मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, आपके घर में 20 एनिमल्स है और आपसे कहते हैं कि आपके पास जो फूड है वो 6 डेज का है। अब सोचने वाली बात है, मैं एक को इंक्रीज कर रहा हूँ, 20 एनिमल्स की जगह आपके आसपास के 20 एनिमल्स और आपके घर आ जाए तो आपके घर कितने एनिमल्स हो जाएंगे, 40 डेज। अब वही फूड कितने दिन चलेगा, आपको दिखाई दे रहा है कि 20 एनिमल्स वो फूड 6 दिन तक खा सकते हैं, तो एनिमल्स डबल हो गए हैं। तो अब वो एनिमल्स क्या है, उनके लिए खाना कितने दिन का बचेगा, 3 डेज का। तो आपने क्या देखा कि एनिमल्स को इंक्रीज किया लेकिन फूड, उनके लिए जो भोजन था वो कम हो गया, कम दिन चलेगा। तो ये क्या है, एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं, कहता है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कितने दिन तक फूड चलेगा, इफ देयर वर, यहां पढ़िए 10 मोर एनिमल्स, 10 और आ गए। इसका मतलब पहले 20 थे, अब 20 प्लस 10 कितने हो गए, 30 हो गए। तो डेज कितने दिन तक उनका खाना चलेगा, उसको क्या लेट कर लेते हैं, x। क्वेश्चन पता है हमें इनवर्स प्रोपोर्शन का है और आपको सोल्व करना आता है। 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। तो 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 30 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए 20 इंटू 6, या कट करना डायरेक्ट कट कर सकते हो, 6 मतलब 6 5 तो 30, 5 4 जा 20, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 डेज। इसका मतलब क्या है, यदि 10 एनिमल्स और आ जाते हैं तो वही फूड आपको, आप 6 दिन नहीं चलेगा, 4 दिन चलेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन समझ आया आपको, सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Question number 6. Question number 6 क्या कहता है? A contractor estimate that 3 person could rewire Jasminder's house in 4 days. Rewires का मतलब बना लीजिए, rebuild कर दिया गया या rewiring कर दिया गया। मतलब सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक घर को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, जसमिंदर सिंह का घर बनाना था, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया 3 पर्सन को, तो 3 पर्सन उसको 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, 4 डेज में। अब देखिए एक घर को बनाने के लिए 3 पर्सन उसको कंप्लीट कर सकते हैं 4 डेज में। अब यदि सिंपल सी बात है, मैं नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, काम जल्दी कंप्लीट होगा। आप अपने घर में कोई चीज बनाते हो, कोई आप सपोज करा आपने अपने घर में कोई एक रूम बनाना है, अब इसी रूम को बनाने के लिए यदि आप 2 लेबर लगाते हो और आपका 10 दिन में काम कंप्लीट होता है, तो यदि दूसरा पर्सन आपको देखता है और कहता है मुझे भी कंप्लीट करना, अपना एक रूम बनाना है,
तो वो 2 लेबर की बजाय क्या करेगा, कहेगा 10 दिन काम चला, मैं लेबर को डबल कर देता हूँ, ट्रिपल करता हूँ, तो काम क्या होगा, जल्दी। मतलब नंबर ऑफ लेबर यदि इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ डेज जो कंप्लीट का जॉब है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का। समझ आ गया आपको? तो जब क्वेश्चन कंप्लीट आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन का, उसके बाद तो टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, दूसरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज, क्योंकि कितने दिन लगते हैं, कितने पर्सन थे, 3 पर्सन, डेज कितने लगे, 4। अब क्या कहता है, ही यूजेस 4 पर्सन। अब 3 पर्सन की बजाय वो 4 पर्सन यूज कर लेगा, तो आपसे नेचुरली पूछेगा कि कितने दिन में कंप्लीट होगा। पढ़ लीजिए, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। क्वेश्चन आपको पता चल गया इनवर्स। इनवर्स का आपको सोल्व करने का लॉजिक आपको पहले से ही पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी 3 into 4 कितना हो गया, 12। ऐसे 4 into x कितना हो गया, 4x। तो ये 12 और x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को डिवाइड में ले जाओ, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 4 पर्सन लगाते ही जो काम 4 डेज में हो रहा था वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 3 डेज में। समझ आया? सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान से रीड करिए। A batch of bottle was packed in 25 box। मतलब बहुत सारी बोतल रखी हुई आपके पास, उन बोतल्स को पैकिंग करते हो, तो पैकिंग करते हो तो आपके 25 बॉक्स यूज होते हैं। मतलब उन बोतल्स को जो पैक करते हो, बॉक्स बनाते हो, तो ऐसे बॉक्स कितने यूज होते हैं, 25 बॉक्स। यदि एक बॉक्स में कितनी बोतल रखते हो, 12 बोतल रखते हो। ध्यान से समझिएगा, पहले मैं इसकी टेबल बना देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ बोतल्स की, नंबर ऑफ बोतल्स पर बॉक्स। एक बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। एक बॉक्स में आप यदि 12 बोतल रखते हो तो कितने बॉक्स यूज होते हैं, तो यूज बॉक्स, कितने बॉक्स यूज होते हैं, 25 बॉक्स। अब क्वेश्चन समझना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का या इनडायरेक्ट। अब ध्यान से देखिए, जब मैं एक बॉक्स में 12 बोतल रखता हूं तो 25 बॉक्स आते हैं। यदि मैं एक बॉक्स में 12 बोतल की बजाय 24 बोतल रख दूंगा, तो जब एक बॉक्स में ज्यादा बोतल आ गई है तो नेचुरली नंबर ऑफ बॉक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो तो आपने देखा कि नंबर ऑफ बोतल्स यदि एक बॉक्स में ज्यादा कर दोगे तो कंटेनर या बॉक्स कम यूज होंगे। तो बोतल्स को इंक्रीज कर रहे हो, कंटेनर या बॉक्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब ये कहता है कि 20 बोतल्स इन ईच बॉक्स। एक बॉक्स में आपको अब कितनी बोतल रखनी है, 20 बोतल। पहले 12 रखते थे, अब 20। अब पूछता है कि कितने बॉक्स लगेंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लिया, x। क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, 12 into 25। So 12 multiply 25 is equal to 20 multiply x, 20 multiply x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 multiply 25 डिवाइड बाई 20। अब देखिए मैं कैसे कट करता हूँ, 4 की टेबल पे कट कर देता हूँ। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। तो 5 into 3 कितना हो गया, 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। इसका मतलब आप यदि एक बॉक्स में 20 बोतल कर दोगे तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेज है वो कम हो जाएंगे। कितने बॉक्स हो जाएंगे, 15 बॉक्स। समझ आया? तो स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बस ये पता लगाना है कि ये डायरेक्ट का या इनडायरेक्ट का है। उसके बाद तो कुछ रीड करने की जरूरत ही नहीं है, एक टेबल बनानी है और 1 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। चाहे कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आर.टी. शर्मा के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिएगा। ऐसे सिंपल तरीके से आप आर.टी. शर्मा के हर एक क्वेश्चन निकाल पाओगे यदि ये लॉजिक आपको समझ आ गया। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि एक फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन। एक फैक्ट्री में 42 मशीन्स है टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज।
मतलब आर्टिकल्स का मतलब कोई भी आइटम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेयर की बात करता हूँ। चेयर एक फैक्ट्री बनाती है कंपनी, उसको नंबर ऑफ चेयर्स बनाने के लिए 42 मशीन्स लगती है, 42 मशीन्स, और वो नंबर ऑफ चेयर्स कितने डेज में कंप्लीट करवाती है? 63 डेज में। तो 42 मशीन्स, मशीन मान लो पर्सन है, मतलब 42 पर्सन 63 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो मैं नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज कर दूंगा, मशीन इंक्रीज कर दूंगा, तो नेचुरली काम क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। तो मैंने नंबर ऑफ मशीन को इंक्रीज करा और काम जल्दी हो गया। इसका मतलब एक चीज इंक्रीज और दूसरी चीज डिक्रीज, तो क्वेश्चन किसका हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसकी टेबल बना के सोल्व करना है। एक तो क्या है? नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है, डिवाइड में सॉरी नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे? डेज, तो नंबर ऑफ डेज लिख लीजिए। अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया बिल्कुल। मशीन्स कितनी यूज होती है? 42, और डेज कितने यूज होते हैं? 63। अब क्या पूछता है, इसको पढ़िए। हाउ मेनी मशीन्स, मशीन्स तो ये ऊपर वाली है, इसका मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है, तो ये चीज गिवन होगी। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज, इसका मतलब 54 दिया हुआ है। क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है, सोल्व करने का मेथड वही है, डू सोल्व। क्या आएगा? 42 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 63 से, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 42 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाई 54। इसको कट करना है, कट करिए। किस पे कट कर जाएगा ये? 9 के टेबल पे कर जाएगा। 9 से 63 और 9 6 54, 6 पे कट कर दो, 6 7 42, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया? 49। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 49। तो 49 डेज ये आपका फाइनल आंसर है। इजी क्वेश्चन है, सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Question number 9. 9 क्या कहता है? A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. इसका मतलब टाइम दे दिया। Now look at the board. Question number 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? रीड करिए। A car travel 2 hours to reach a destination by traveling a speed of 60 km per hour. इसका मतलब दो चीजें दी, टाइम दे दिया और स्पीड। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पीड की और टाइम की। सिंपल क्वेश्चन है, टेबल बनानी है। स्पीड कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगता है? 2 आवर। अब ध्यान से देखिए, पहले हम देखते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शनल का है या डायरेक्ट का है। आप जब अपने एक्टिवा चलाते हो और यदि आपको अपने घर से स्कूल आने में टाइम आपको मान लो 1 आवर लगता है, आप अपनी स्पीड 40 किलोमीटर की स्पीड से आते हो और आपको लगता है कि टाइम कम रह गया, तो आप क्या करते हो? स्पीड को इंक्रीज कर देते हो। तो जब स्पीड इंक्रीज होती है तो टाइम क्या हो जाता है? कम, तो जल्दी पहुंच जाते हो आप। इसका मतलब ये क्या है? स्पीड को इंक्रीज करने से टाइम कम लगता है, तो स्पीड और टाइम कैसे है? इनवर्स प्रोपोर्शनल में। तो इसका मतलब क्वेश्चन कंफर्म हो गया, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। अब जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग चलिए। हाउ लॉन्ग का मतलब डिस्टेंस, इसका मतलब आपको डिस्टेंस करना है। विल इट टेक्स व्हेन द कार एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब स्पीड कितनी दी हुई है आपकी? 80। टाइम आपको निकालना है, हाउ लॉन्ग फॉर, टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन आपको पता चल गया इनवर्स प्रोपोर्शनल का है। डू सॉरी सेम मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई x, तो 80x बन गई। x की वैल्यू निकालनी है 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 80। कट करना है, कट करिए। इसको कट कर दो, 0 से 0 कट गई, 2 4 जा 8, 2 पे कट कर दो 2 3, 2 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई।
यदि डायरेक्ट करना था तो 20 की टेबल पे कट कर देते, 23 जा, 4 जा, 2 पे कट कर दोगे 3/2 आ जाएगा। 3/2 का मतलब क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 आप ऐसे लिखोगे, 3 को 2 डिवाइड से करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन 2 × 2 + 1 3/2। अब ये क्या इंडिकेट करता है, 1 आवर एंड हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब 30 मिनट्स, इसका मतलब आपको टाइम कितना लगेगा, 1 आवर 30 मिनट्स। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो और 1 आवर 30 मिनट्स भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर आ गया। कितना शॉर्ट क्वेश्चन था, बट कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट समझ आनी जरूरी है आपको। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखने में बहुत बड़ा है लेकिन शॉर्ट है, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। कहता है 2 पर्सन कुड फिट अ न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। मतलब यदि आपके घर में एक पुरानी विंडो है और आप उसको चेंज करके नई विंडो लगाना चाहते हो, तो क्या करता है कि 2 पर्सन एक विंडो को इंसर्ट कर सकते हैं इन 3 days में। इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। तो इसको लिख लूं पहले मैं, क्योंकि टेबल ही बनानी है आपको। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। इतना समझ आ गया। अब देखिए, जब 2 पर्सन 3 दिन में एक विंडो को इंसर्ट करते हैं, ये था ना, 2 पर्सन है और कितने डेज में इंसर्ट करते हैं, 3 days में। तो आप चाहते हो कि काम जल्दी हो, तो पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो आपको पता है काम जल्दी कराने के लिए, कम डेज कराने के लिए आपको नंबर ऑफ वर्क्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब वर्कर को इंक्रीज करोगे, डेज कम डेज में कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन किसका हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का। क्लियर हो गया। अब देखिए कि क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, इसको ध्यान से रीड करिए। वन ऑफ द पर्सन फील इल, कोई इसमें से एक पर्सन बीमार हो गया। द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, किसने देखा, एक वर्कर बीमार हो गया। अब वर्कर एक बीमार हो गया तो इसका मतलब एक कम हो गया। जहां पे 2 पर्सन काम करते थे, अब वहां पे 1 पर्सन हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कहा है, जब 1 पर्सन हो जाए तो कितने डेज होंगे वो आपको निकालना है। इजी है, मैं कर सकता हूँ। इन पे सोल्व करना है तो इन पे सोल्व कर सकता हूँ। 2 × 3 कितना हो गया, 6। 1 × x कितना हो गया, x। पहला आंसर आ गया, इजी था बिल्कुल। ऐसे सेकंड पार्ट रीड करिए। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, हाउ मैनी पर्सन, अब पर्सन निकालने हैं। इसका मतलब इस टेबल में अब आपको ये चीज निकालनी है, नंबर ऑफ पर्सन निकालनी है। क्या कहता है, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। 1 day, इसका मतलब नंबर ऑफ डेज कितना दे रखा है, 1। क्वेश्चन वही है, सोल्व ऐसे ही करेंगे। 2 × 3 कितना हो गया, 6। y × 1 क्या हो गया, y। तो एक दिन में कंप्लीट कराने के लिए कितने चाहिए, 6 पर्सन। तो ये क्या निकले थे, डेज। पहला आंसर में क्या डेज नहीं पूछा था और दूसरे में पूछा हुआ है पर्सन। तो 6 पर्सन एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि 1 पर्सन बीमार हो जाए तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 6 डेज में कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ। आपको जस्ट कंस्ट्रक्ट करनी है टेबल और आपका आंसर कंप्लीट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि a school has 8 periods in a day of 45 minutes। आपके स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं और ईच पीरियड कितने मिनट का होता है, 45 मिनट्स का। समझ आ गया। इसका मतलब 2 चीज पता चल गई आपको, एक तो नंबर ऑफ पीरियड्स और पीरियड पर 1 पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ 1 पीरियड। इतना समझाया। तो पहले मैं इस चीज को बना लेता हूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ क्लास पीरियड, और कौन सा यूज कर रहा हूं मैं दूसरा, नंबर ऑफ टाइम पर पीरियड।
कि एक पीरियड का टाइम कितना है। नंबर ऑफ पीरियड कितने लगते हैं? एक। और एक पीरियड का टाइम कितना है? 45 मिनट्स। ये आपसे पूछता है इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड, स्कूल के पास क्या है? 9 पीरियड हो, तो टाइम बताइए कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझना है कि ये इनवर्स का या डायरेक्ट का है। अब आपकी क्लास में मान लो आप सुबह जाते हो और शाम दोपहर को आपसे आते हो, आपका टोटल टाइम 6 आवर का है। यदि टीचर ये कह दे, प्रिंसिपल ये कह दे आपके 2 ही पीरियड लगेंगे, तो नेचुरली 3 आवर का एक पीरियड लगेगा और 3 आवर का एक पीरियड। तो यहाँ पीरियड 2 थे तो टाइम 3 आवर का था। यदि टीचर कह देता है 6 पीरियड लगाएंगे तो 1 आवर के, तो नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज करे। पहले 2 आवर का था, अब पीरियड कितना होगा? 1 आवर का। इसका मतलब पीरियड इंक्रीज होंगे तो टाइम क्या होगा? कम होगा। यदि 10 आवर, यदि मान लो 20 पीरियड्स लगाने हो तो छोटे छोटे पीरियड लग जाएंगे, लग जाते हैं ना। सो दिस क्वेश्चन किसका हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन का। सॉल्व करने का लॉजिक आपको पता ही है, डू सॉल्व। 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। 8 इंटू 45 डिवाइड बाई 9, ये तो कट गया टेबल पे। 9 5 जा कितना होता है? 45। तो 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40। इसका मतलब x इज इक्वल टू 40 मिनट्स। तो x इज इक्वल टू 40 मिनट्स, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete our chapter 13 chapter direct and inverse proportion. I hope आपको समझ भी आया होगा। तो यदि आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो डू कमेंट, क्योंकि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट और टफ बन जाता है, बहुत टफ। यदि आपको जो 2 मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो ये क्वेश्चंस दूसरे कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप सोल्व करने के देखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं सोल्व होंगे, आप पजल हो जाओगे कि कैसे क्या निकालना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो मुझे नहीं लगता 5 सेकंड से ज़्यादा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगेगा। इवन आपको पेन भी यूज नहीं करना पड़ेगा, आप माइंड में ही इस टाइप के क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ट्राई टू डू सोल्व और अंडरस्टैंड कर रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपने इस वीडियो को पूरा एंजॉय किया होगा। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है। तो यदि किसी स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 ने मिस कर दिया, पार्ट 2 मिस कर दिया, तो वो मेरी क्लास चैनल पे जाके, गौरव गौतम मैथ क्लासेस पे जाके, वहाँ पे क्लास 8 और चैप्टर 13 डालेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो we will wait very soon, take with a new lecture and to start the next chapter. Thank you once again.